It's all right, Mel. I think he's a bit retarded. कहानी शुरू होती है और हम एक सुनसान केबिन में एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। साथ ही पता चलता है कि वो किसी से छिपने की कोशिश कर रही है। उसे आगे जाने पर अपना बॉयफ्रेंड मिलता है और उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वो शांत नहीं रहती और घबराने लगती है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और अपनी तलवार से एक ही बार में उस लड़के के सर को काट देता है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर देखकर बुरी तरह डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे भी अपनी तलवार से मार देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम दो फ्रेंड्स मिक और जेसन को देखते हैं जो कि एक पूल के पास बैठे ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ हम जेसन की वाइफ नताशा को भी देखते हैं जो कि पूल में एंजॉय कर रहे थे। जेसन और मिक डिसाइड करते हैं कि वो कहीं बाहर वीकेंड पर घूमने चले। इसे सुनकर नताशा भी चलने को हाँ कर देती है। अब मिक उसे बताता कि क्यों ना हम चार्लीज फार्म चले जो कि एक हॉन्टेड हाउस है और हम वहाँ काफी मजे करेंगे। इसी बीच नताशा अपनी एक फ्रेंड मेलिनी को भी ट्रिप के लिए इन्वाइट कर लेती है, जिसे सुनकर मिक को काफी खुश होता है क्योंकि वो मेलिनी को लाइक करता था। साथ ही हम देखते हैं कि मिक और जेसन उन्हें चार्लीज फार्म के बारे में नहीं बताते और कहते हैं कि वो एक गांव के इलाके में घूमने जा रहे हैं। अगले दिन मेलिनी भी उनके पास आ जाती है और वो सभी एक जीप लेकर उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में मिक मेलिनी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए काफी एंजॉय कर रहा था। खैर कुछ टाइम बाद यहाँ रात भी हो जाती है और वो सभी एक बार में रुकते हैं जहाँ मिक वहाँ मौजूद सभी लोगों से चार्लीज फार्म के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था। इसी बीच जब वो एक ओल्ड आदमी से उसके बारे में पूछता है तो वो आदमी समझ जाता है कि ये सभी वहीं जा रहे हैं। वो आदमी उनसे वहाँ जाने को मना करता है और कहता है कि घर वापस चले जाओ। दोनों मेलिनी और नताशा उस फार्म के बारे में सुनकर उनसे पूछने लगती हैं कि ये चार्लीज फार्म क्या है और हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अभी वो दोनों उन्हें कुछ नहीं बताते। तभी अंदर बाहर से एक आदमी आता है और उन्हें फिर से उस जगह जाने को मना करने लगता है, लेकिन मिक उससे बहस करने लगता है जिस वजह से दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। इसके बाद जेसन उसे जीप में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। अब वो सभी रात बिताने के लिए जंगल में ही कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं और अपने टेंट भी लगा लेते हैं। यहाँ वो दोनों लड़कियां फिर से चार्लीज फार्म के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर मिक उन्हें बताता है कि 1980 के वक्त में जॉन और मेरेडिथ नाम के हस्बैंड और वाइफ थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके घर में बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने चार्ली रखा। जॉन अपनी फैमिली को लेकर एक सुनसान इलाके में रहता था। साथ ही वो घूमने आने वाले लोगों को मारकर उनका मांस भी खाते थे। आगे हमें पता चलता है कि जॉन अपने घर पर टूरिस्ट को बांधकर उन्हें टॉर्चर भी करता था। उन्होंने अपने घर पर आने वाले हर किसी को काटकर खा लिया था। अब एक दिन गांव वाले उसके घर आए और उससे उन गायब हुए लोगों के बारे में पूछने लगे, लेकिन इस बारे में जॉन उन्हें कुछ नहीं बताता और यहाँ से चले जाने को कहता है। अब उनमें हम उसी आदमी को भी देखते हैं जो कि देखने में उसी ओल्ड मैन की तरह लग रहा था जो कि उस बार में मिक से मिला था। उसका नाम ब्लू होता है और वो यहाँ जॉन से कहने लगता है कि तुम अपने बेटे को भी अपने जैसा बना रहे हो। अपने बेटे के बारे में सुनकर मेरेडिथ गुस्से में आ जाती है और वो लोगों पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी ब्लू अपनी गन से जॉन को शूट करके मार डालता है। इसके बाद मेरेडिथ जल्दी से चार्ली के पास जाती है और उसे यहाँ से दूर लेकर चली जाती है। अब उसकी ये कहानी सुनकर नताशा को डर लगने लगता है कि वो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हैं, जिस पर बाकी के तीनों कहते हैं कि हम वहाँ उसके घर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर अब रात गुजारने के लिए वो यहीं पर टेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह वो सभी फिर से अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में जेसन अपनी एक फ्रेंड टोनी को भी इसी जगह आने को कहने लगता है। इसी बीच पता चलता है कि टोनी एक बॉक्सिंग चैंपियन है। साथ ही वो उन्हें उस जगह जाने से मना करता है और कहने लगता है कि वो काफी खतरनाक जगह है, वहाँ तुम्हारी मदद के लिए पुलिस भी नहीं आ सकती। लेकिन इसके बाद भी जेसन उसकी कोई बात नहीं सुनता और गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद वो उस फार्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे गाड़ी जाने का रास्ता बंद था, जिस वजह से उन्हें आगे का रास्ता पैदल करना पड़ता है। मेलेनी और नताशा पैदल चलने से मना करती हैं, लेकिन जेसन और मिक के कहने पर उन्हें आगे जाना ही पड़ता है। अब काफी आगे चलते हुए वो आखिरकार चार्ली वाले घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचकर जेसन और मिक काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस घर के बारे में केवल कहानियों में ही सुना था। वो घर देखने में काफी टूटा फूटा और उसके आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। खैर वो चारों अंदर जाकर घूमने लगते हैं। इसी बीच वो सभी चार्ली के बचपन वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उसके काफी सारे टूटे फूटे खिलौने मिलते हैं। यहाँ मेलेनी को एक टेडी बियर पसंद आता है, जिस वजह से वो उसे अपने बैग में रख लेती है। अब कुछ टाइम में यहाँ रात भी हो जाती है और वो सभी इसी घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। मेलेनी को घर की दीवारों पर काफी सारे नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो भी चारों लोगों के नाम दीवार पर लिख देती है। अब मिक उन्हें चार्ली की आगे की कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि मेरेडिथ चार्ली को लेकर
एक केविन के पास आ गई और लोगों से बचाने के लिए उसने उसे उसके अंदर छुपा दिया। जब वो लोग यहाँ आए तो उसने अपने बेटे के बारे में किसी को नहीं बताया। ब्लू जब उसके पास जाकर पूछने लगता है तो उसके हाथ में काट लेती है और कहती है कि तुम सभी जरूर मरोगे। इसके बाद ब्लू ने गांव वालों के साथ मिलकर मेरेडिथ को भी मार दिया। साथ ही चार्ली अपनी मॉम को दूर से छिपा हुआ देख रहा था और वो उन लोगों पर काफी गुस्सा भी था। अब ये कहानी सुनने के बाद नताशा फिर से डरने लगती है क्योंकि इस वक्त वो उसी के घर में थे, लेकिन फिर भी वो सभी इस बात को सीरियसली नहीं लेते और इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी यहीं पर सो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब मेलेनी की आंख खुलती है तो वो दरवाजे पर एक बड़े से आदमी को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, जिस वजह से वो फिर से सो जाती है। लेकिन हम उस आदमी को देखकर समझ गए थे कि ये चार्ली ही है, जो कि अपने घर में लोगों को देखकर काफी गुस्सा हो रहा है। अगले दिन सुबह में जेसन को इस घर की तरफ एक कपल आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो सभी और खुश हो जाते हैं कि यहाँ और भी लोग घूमने आ रहे हैं। इनमें लड़की का नाम एलिसा और लड़के का नाम गॉर्डन था। आगे वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद सभी एक जगह बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों भी चार्ली के बारे में ही सुनकर यहाँ आए थे। इसी बीच मेलेनी जब अपना बैग चेक करने जाती है तो उसे वहाँ वो टेडी बियर नहीं मिलता, जिससे हम समझ जाते हैं कि जरूर उसे चार्ली ले गया होगा। इस बारे में वो उन तीनों को भी बताती है, लेकिन मिक और जेसन को लगने लगता है कि वो उसे कहीं रख कर भूल गई होगी। इसके बाद मेलेनी उसे रात वाले आदमी के बारे में बताती है कि उसने दरवाजे पर किसी को देखा था, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये जरूर चार्ली की कहानी सुनकर कोई सपना आया होगा। अब वो उनकी बात मान लेती है कि शायद वो उसका वहम ही होगा। खैर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो रात होने से पहले यहाँ के आसपास की सभी जगह देख लेंगे, जिस पर मिक प्लान बनाता है कि क्यों ना वो सभी 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर इस इलाके को चेक करें। सभी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि जेसन भी चाहता था कि मिक मेलेनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, जिस वजह से वो सभी अलग अलग होकर जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। मिक मेलेनी के साथ, जेसन अपनी वाइफ नताशा के साथ और गॉर्डन एलिसा के साथ। जेसन नताशा और गॉर्डन एलिसा के साथ निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो यहाँ बिना किसी परेशानी के घूमने लगते हैं। इधर मिक और मेलेनी घूमते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ उन्हें धरती में एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है, जिसे वो एक कुआं समझकर आगे जाने लगते हैं। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें एक रिवर मिल जाती है। उसे देखकर मिक मेलेनी से कहता है कि क्यों ना वो दोनों कुछ देर के लिए रिवर में बाथ ले ले। इसके बाद मिक पानी में आ जाता है और उसके पीछे पीछे मेलेनी भी कपड़े निकालकर अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ गॉर्डन और एलिसा एक बंद पड़े केबिन के पास जाते हैं, जहां उन्हें उसका दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन वो फिर भी किसी दूसरे दरवाजे को खोलकर उसके अंदर आ जाते हैं। इस केबिन में काफी अंधेरा था। इसी बीच उन्हें वहाँ एक बेड मिलता है और देखने से लग रहा था कि चार्ली यहाँ सोता होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ भी कोई कैंपिंग के लिए आया होगा। अब गॉर्डन जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगता है तभी अचानक वहाँ चार्ली आ जाता है और एक कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे बुरी तरह मार देता है। चार्ली देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ये देखकर एलिसा बुरी तरह डर जाती है और दरवाजे को बंद करके केबिन में ही छिपने लगती है। अब चार्ली दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। एलिसा उसे ज्यादा वक्त तक नहीं छिप पाती और वो उसके सर को पकड़कर ट्रैक्टर में मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे रख देता है और ट्रैक्टर को धक्का लगाते हुए, लेकिन इस सब के बाद भी एलिसा की सांसें चल रही थी, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और वो बुरी तरह मारी जाती है। अब इधर हम जेसन और नताशा को देखते हैं जो कि घूमते हुए एक केबिन में आ जाते हैं। नताशा अंदर जाने से मना करती है क्योंकि वो केबिन काफी सुनसान था। इसके बाद जेसन उसे बाहर रुकने के लिए कहकर अकेले ही उस केबिन में चला जाता है। इससे नताशा बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है। उसने उन्हें फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन इस जगह नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लग पाया। अब यहाँ वो अपनी वाइफ से कहकर उन्हें देखने के लिए निकल जाता है। इधर हम मिक और मेलेनी को देखते हैं जो कि रिवर में एंजॉय कर रहे थे। तभी मेलेनी देखती है कि उन्हें खड़े होकर कोई देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। अब मिक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और उसके पास जाकर उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तभी चार्ली अपनी तलवार से अटैक करके उसके पेनिस को काट देता है और बाद में उसे भी मार डालता है। ये देखकर मेलेनी काफी डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे भाग नहीं पाती और चार्ली उसे पकड़कर उसके जबड़े को ही तोड़कर बाहर निकाल देता है। इससे अब मेलेनी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ नताशा को बाहर बैठे हुए रात हो जाती है, लेकिन जेसन अभी तक बाहर नहीं आता। ये देखकर वो काफी गुस्सा होती है और खुद भी उसे केबिन में चली जाती है। तभी वो देखती है कि जेसन एक जगह पर छिपा हुआ है। वो जल्दी से उसे अपने पास बुलाता है और शांत होकर छिपने के लिए कहता है, लेकिन नताशा फिर भी चुप नहीं रहती। उसे लगता है कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच यहाँ चार्ली आ जाता है और उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर वो दोनों इस केबिन से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं, जिस वजह से वो
बाहर नहीं जा पाते। अब हम देखते हैं कि टोनी उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। वो चार्ली के सामने आता है जहाँ उसके हाथ में उसकी तलवार थी, लेकिन टोनी उसे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करने लगता है। इसके बाद वो अपनी तलवार छोड़ देता है और उससे लड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी के पंचेस का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और आखिर में उसके गले को अपने नाखून से फाड़ डालता है। इसी बीच जेसन भी उसे एक रोड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता और चार्ली उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ देता है। अब बचती है नताशा। वो किसी तरह भागती हुई केविन से बाहर आ जाती है, लेकिन साथ ही उसके पीछे चार्ली पड़ जाता है। वो उससे बचती हुई एक कार में आ जाती है, जिसके बाद वो उसके शीशे तोड़ने लगता है, जिससे नताशा यहाँ बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अंडरग्राउंड जगह में एक लकड़ी के पिंजरे में बंधा हुआ पाती है। वो जल्दी से लकड़ियों को तोड़कर उससे बाहर आ जाती है। जब वो पिंजरे से बाहर आकर वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ काफी सारे लाशें होती हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं कि ये वही कुएं जैसी जगह है जो कि मिक और मेलेनी को मिली थी, लेकिन तभी यहाँ चार्ली आ जाता है, जिससे छिपने के लिए वो एक लाश के पास आकर लेट जाती है और चार्ली के वहां से हटने के बाद वो जल्दी से सीढ़ी के ऊपर जाने लगती है। इसी बीच उसे ऊपर वो बूढ़ा आदमी ब्लू मिल जाता है और जल्दी से यहाँ से जाने को कहता है। वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से चार्ली आ जाता है और ब्लू पर चाकू फेंक कर मार डालता है। अब नताशा जल्दी से ब्लू की गन उठाकर चार्ली को शूट कर देती है, जिससे चार्ली नीचे गिर जाता है। नताशा को लगता है कि वो मर गया है, जिस वजह से वो ब्लू की कार के पास आकर उसे खोलने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि चार्ली अभी भी मरा नहीं है। वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में अटैक करके उसके पेट को फाड़ देता है, जिससे नताशा भी मारी जाती है। अब आखिर में चार्ली उसकी बॉडी को उठाकर वापस उसी अंडरग्राउंड वाली जगह पर ले जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी